ये जो जिसे हम एक तरह से सुपर मटेरियल बोल सकते हैं, दूसरा ये मटेरियल का हिस्ट्री क्या है? लोगों को जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था हम्म तब दे नीडेड एन ऑल्टरनेटिव फॉर स्टील यूज करने का एक टेक्निक है, हम्म यूज करने का एक कोडल स्टैंडर्ड्स है। Why should even somebody think of this हम्म। as an alternative? कोस्टल एरियाज पे हम्म जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, सॉल्ट इन एयर ज़्यादा होता है, वहाँ जंग पकड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है स्टील में। लाइफ साइकिल कार्बन फुटप्रिंट जो हम हम्म बोलते हैं, हम्म वो स्टील का 1 टन स्टील का हम्म लगभग 2 टन CO2 एमिशन होता है। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए। और आज हम हैं बेंगलुरु कर्नाटका में और हमारे साथ एक बहुत ही गजब की हस्ती है। इनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर सृजन और इनका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। इन्होंने किया सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री बीएमएस कॉलेज, जो बैंगलोर का एक बहुत ही नामी कॉलेज है। उसके बाद में ये गए यूके और वहाँ पे इन्होंने किया मास्टर्स डिग्री स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। और मज़े की बात अब आती है, इंडिया आने के बाद में इन्होंने किया एक और डिग्री, तीसरा डिग्री, वो था लॉ में। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। उसके बाद ये गए मास्टर्स, एक और मास्टर्स करने, दूसरा मास्टर्स करने साइकोलॉजी में जैन कॉलेज से। उसके बाद इन्होंने किया एक पीएचडी जो था आपके मटेरियल साइंसेस पे रेवा यूनिवर्सिटी से। तो इनके पास में है 3 पेटेंट्स, इन्होंने 6 रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किए हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखा है। और ये सब तो ठीक है, द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स इज कि ये सब कुछ इन्होंने किया 26 साल की उम्र के अंदर। हम जिनसे अब बात करने जा रहे हैं, ये जो है एक मतलब साधारण पुरुष नहीं है, ये है एक महापुरुष, सुपर ह्यूमन जो हम अंग्रेजी में बोलते हैं। और इन्होंने किया है पीएचडी फाइबर ग्लास कंपोजिट्स पे। तो वेलकम डॉक्टर सृजन हमारे चैनल में। बहुत ही जो बोलते हैं एक सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे साथ में जुड़े। जो हमारी ऑडियंस है, हम सब आपसे सीखने के लिए बहुत ही मतलब वेट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मतलब थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहेंगे, और कि आप ये पीएचडी तो बहुत सारी चीज पे लोग करते हैं, पर फाइबर ग्लास कंपोजिट्स में ही आपने क्यों किया? तो इसके बारे में भी अगर कुछ आप बता पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आई हैव आल्सो बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग ऑन योर शो और बात करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये मटेरियल के बारे में। तो ये क्या हुआ कि एक बहुत मज़ेदार कहानी है। जब मैं यूके में था तब एक दिन मेरा टीचर ने मुझे क्लास में अंदर बुलाया और उधर 4-5 आई सेक्शन चैनल थे। तो मैं थोड़ा हट्टा करता था तो उन्होंने आप मुझे अब भी हो वैसे। तो उन्होंने मुझे बुलाया डयास पे और बोला कि इसको उठा के टेबल पे रख देना। हम्म, तो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो इतना भारी था कि मुझे थोड़ा बहुत मतलब डेडलिफ्ट करना पड़ा। हम्म, डेडलिफ्ट करके मैं उसको टेबल पर रखा, वो थर्ड शब्द आया। हम्म, और ये जो मेरा प्रोफेसर था जिन्होंने मुझे बुलाया, उनका उम्र लगभग आई थिंक लेट 50s में था शायद। हम्म, हम्म, सो उन्होंने तो वही आई सेक्शन, उसकी तरह ही दिखने का एक और आई सेक्शन एक ही हाथ से उठा के टेबल पर रख दिया। नो डेडलिफ्ट ऐसे नो ही। डेडलिफ्ट, ऐसे ही अच्छा अच्छा। लेट 50 ईयर का हाँ एक हाँ। बंदा ऐसे ही एक हाथ से उठा के टेबल पर रख दिया। हम्म तो मैंने सोचा कि ये क्या हुआ, हम्म मतलब मुझे तो आई हैड टू पुट इन सो मच एनर्जी और इस बंदे ने तो आसानी से कर हम्म दिया। तो मैं हम्म जाके वो उठा उठा जब मैंने उठाया हम्म तो वो मटेरियल इतना हल्का था। हम्म और द नेक्स्ट हाफ एन आवर जो भी वो प्रोफेसर ने वो क्लास में उस मटेरियल के बारे में बोला था, इट जस्ट वाज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। तो वो मटेरियल हमारा एफजीसी था। ओके ओके। तो तब से लव एट फर्स्ट साइट की तरह हो गया मेरा। वाह वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी कि कैसे
कुछ घटनाएँ हमारी ज़िंदगी में होती है जो मतलब पूरा दिशा ही बदल देती है। हम्म। मैं भी कुछ मेरी कहानी भी बताना चाहूँगा कि मुझे कैसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ एफजीसी से। तो ये कोविड के टाइम की कहानी है। तो हम्म। मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग में इन्विटेशन आया अटेंड करने के लिए। तब एक स्पीकर थे, तो हम्म। वो प्रेज़ेंटेशन कर रहे थे ये फाइबर ग्लास कंपोजिट पे। और वो जब फ़ोटोज़ दिखा रहे थे, मैं मतलब एकदम आश्चर्यचकित रह गया कि ये जो माल है दिखने में एकदम स्टील स्टील की जैसे, लोहे तरह है। जैसे, और कहीं पर भी मतलब रस्टिंग नहीं है। और वो हम्म। दिखा रहे थे कि ये माल मतलब समुद्री तट पे यूज़ हो रहा है, यहाँ-वहाँ यूज़ कर रहे हैं और बोल रहे कि ज़िंदगी भर ये मतलब रस्ट नहीं नहीं खाएगा। होगा। तो मैं मतलब एकदम सुन करके ही इतना आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा भी मटेरियल है क्या करके। और फिर जैसे मतलब खुदा का जो बोलते हैं कि वो लक हुआ कि हमको अपॉर्च्युनिटी मिला ये मटेरियल को मास मार्केट में लाने के लिए। हम्म। और पिछले 2 साल से हम इसका एजुकेशन और ला रहे हैं। बट जैसे आपके लिए वो लव एट फर्स्ट साइट था, मेरे लिए भी वो लव एट फर्स्ट साइट था। और एक ही हम्म। चीज़ हमारे मन में था कि ये जो जिसे हम एक तरह से सुपर मटेरियल बोल सकते हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ जंग खाता है, ये मतलब 4 गुना हल्का है, ये मतलब ट्रांसपोर्टेशन में इसमें इतनी आसानी है, तो इसे हम मास मार्केट में कैसे लेकर के आएँ? तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो-जो आपको साइज़ेज़ स्टील में मिलते हैं, सेम साइज़ेज़ हम इसे एफजीसी में लाए हैं। और हम इसे सेम डायमेंशंस में लाए कि जैसे स्टील आप देखेंगे तो 6 मीटर के लेंथ में आता है, तो इसे भी हम 6 मीटर के लेंथ में आए ताकि एक बहुत ही ईज़ी और ईज़ ऑफ कंपैरिज़न हो लोगों को हम्म। लाने के लिए। सो हम्म। वो थी हमारी कहानी। और आई थिंक हमारे जो दर्शक हैं, बहुत सारे जनों के लिए वो बस इस मटेरियल के बारे में सुने हैं। उनको मतलब और एक जो सबसे बड़ा जो क्यूरियोसिटी और जो बोलें कि एक मिसकंसेप्शन जो है लोगों को कि ये एक बहुत ही नया मटेरियल है इस मार्केट में। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये एक नया मटेरियल है? और दूसरा, ये मटेरियल का हिस्ट्री क्या है? हम्म। मतलब ये मटेरियल कब चालू हुआ? क्यों इस मटेरियल को बनाएँ? ऐसी क्या मतलब ज़रूरत पड़ गई इस मटेरियल को बनाने के लिए? क्योंकि ये कंपोजिट मटेरियल है, 2-3 चीज़ को मिक्स करके ये मटेरियल बनता हम्म। है। तो ऐसा क्या हुआ कि मतलब मार्केट में इस मटेरियल को आना पड़ा? और इसके बारे में अगर आप थोड़ा एक हिस्ट्री बताएँगे तो आई थिंक ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मतलब ये तो नया वाला मटेरियल नहीं है। लगभग 1930 से ये मटेरियल 30s 1930, यस। माय गॉड! लेट 1930s में तो ये मटेरियल तब इन्वेंट हुआ। क्यों इन्वेंट हुआ? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जंग नहीं पकड़ता, ये हुँ, रस्ट नहीं होता। हुँ, और लोगों को जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था हुँ, तब दे नीडेड एन ऑल्टरनेटिव फॉर स्टील। हुँ। तो इस वजह से देवर क्यों? क्योंकि हल्का है इसलिए या हल्का है, रस नहीं पकड़ता। ओके, तो इस वजह से, मेनली बिकॉज वो रस नहीं पकड़ता, अच्छा, तो इस वजह से लोग एक ऑल्टरनेटिव मटेरियल ढूंढ रहे थे। अच्छा, तो तब लेट 1930s में पहला इसका जो इटरेशन था वो बना। अच्छा। पर वो जो बना वो इतना स्ट्रांग नहीं था। हुँ, और जो भी स्ट्रांग था वो सिर्फ मिलिट्री ग्रेड, मिलिट्री एक्सेसिबल था। अच्छा, फिर थोड़ा बहुत रेजिन्स हुँ, जिनसे ये मटेरियल बनता है उसमें लेट 1940s में थोड़ा बहुत रिसर्च हुआ। और 1950s तक हुँ, ये बहुत पॉपुलर मटेरियल बन चुका था। अच्छा, बट इवन इन 1950s ये सिर्फ मिलिट्री या वही जो हुँ, साइंटिफिक या डिफेंस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वगैरह वगैरह यूज होता था। हुँ, बट लेट 1980s में जापान और चाइना में पहला ब्रिज बना, अच्छा, सिर्फ जीएफआरपी और जीएफआरपी विद सीएफआरपी कंबाइन करके। हुँ, तो ये दो मटेरियल को कंबाइन करके उन्होंने ब्रिज खड़ा कर दिया। हुँ, जब ये दो देशों ने ये किया तो पूरा दुनिया देख रहा था कि ये क्या है, हुँ, मतलब ये लोग तो इससे ब्रिजेस भी बना रहे हैं। हुँ, तो 1996 में यूएसए में भी ये ब्रिज में इम्प्लीमेंट हुआ था। और थोड़ा बहुत ट्रेसेस कनाडा में भी दिखता है 1996 में। तो ये मटेरियल नया तो नहीं है। और हमारा जो एसीआई है, जो अमेरिकन कंक्रीट हुँ, इंस्टीट्यूट है, हुँ, उनका 440 बोल के एक कोड बुक है, हुँ, एसीआई 440। उसमें तो डिज़ाइन कोड्स तब का लगा हुआ है। ऑलमोस्ट यू कैन ट्रेस इट बैक टू प्रॉपर डिज़ाइन कोड्स के बारे में बोल रहा हूँ मैं। हुँ, यू कैन ट्रेस इट बैक टू अर्ली 2000s एंड लेट 2000s। तब से ये मटेरियल अब्रॉड में यूज़ हो रहा है।
इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा बहुत नया होगा, पर इंडिया में भी बन रहा था ये मटेरियल, पर जो भी इधर बन रहा था एक्सपोर्ट हो रहा था। अभी अभी इसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करने लगे हैं लोग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब 1930 से इस्तेमाल होता जा रहा है। और जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया था कि ये माल ऑलमोस्ट 40-50 साल से शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज और बोट्स करेक्ट। में भी मतलब ये काफ़ी यूज़ हो रहा है। और उसके अलावा जो अपने जो भी थीम पार्क्स होते हैं वहाँ पर भी मतलब जहाँ पर बहुत पानी का यूसेज होता है वहाँ पर भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। तो या इट इज़ नॉट अ न्यू मटेरियल। और कंस्ट्रक्शन में डेफिनेटली भी नॉट। देखें तो ऑलमोस्ट आई थिंक 40 साल से कंस्ट्रक्शन लाइन में है। और आई थिंक ऑलमोस्ट सारे अमेरिका, जापान, कनाडा, रशिया सब जगह में इसके कोड बुक्स भी हैं जैसे आपने इसे शेयर किया। तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बट तो ये क्यूरियोसिटी आ रहा है कि अगर ये मटेरियल इतना बढ़िया है और ये सारे कंट्रीज में इतने सालों से यूज कर रहे हैं तो ये इंडिया में क्यों इतना लेट आया और ये क्यों नहीं आ पाया? ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में लेट आया, इट्स जस्ट दैट इंडियंस जो यूज़ कर रहे थे ना, वो इसको बहुत ज़्यादा स्टील के साथ कंपेयर करके यूज़ कर रहे थे। स्टील का एडवांटेजेस अलग होता है, इसका एडवांटेजेस अलग होता है। हाँ, स्टील के बदले ये यूज़ हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि हर जगह जहाँ पर स्टील डाला हुआ है इसको उठा के उधर डाल दो। स्ट्रेट टू स्ट्रेट रिप्लेसमेंट नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा वाला फिट है, हम्म इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, हम्म बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लेसमेंट। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी लोग कंपेयर कर रहे थे हम्म उसको जो स्टील में एडवांटेजेस दिखा, हम्म इसमें डिसएडवांटेजेस ज़्यादा दिखा। और हम्म क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ा बहुत, जब इसका हम्म जो पल्ट्रूशन जो मेथड हम्म होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग का, जो वो मशीनरी इंडिया में नहीं हम्म मिलता था और हमें या मशीनरी इंपोर्ट करते थे हम्म या फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करते थे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत रेट में फर्क आता ऊपर था। नीचे होता है। और ये जो है मटेरियल, ये प्रीमियम मटेरियल ही है, स्टील से थोड़ा बहुत प्रीमियम मटेरियल ही है, हम्म क्योंकि ये जंग नहीं पकड़ता, हम्म ये नॉन कंडक्टर ऑफ हम्म हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, हम्म ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। हम्म तो इसका और 4 गुना लाइटर, हम्म 4 गुना लाइटर। सो ये जो मटेरियल है ना, ये आप बोल सकते हो कि ये सुपर मटेरियल ही है, पर इसको यूज करने का एक टेक्निक है, यूज करने का एक कोडल स्टैंडर्ड्स है, उस तरफ यूज करना चाहिए, ना कि स्टील को डायरेक्टली रिप्लेस करना। गॉट इट। आई थिंक आपने एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताया है कि ये जो मटेरियल है ऐसा नहीं कि जहाँ स्टील दिख रहा है उसके जगह इसको लगा दो। करेक्ट। इसके कुछ एक फीचर्स हैं, इसके कुछ एक एडवांटेजेस हैं और ये कुछ कुछ एरियाज में मतलब बहुत ही मतलब अच्छा एक ऑल्टरनेटिव है जहाँ पे इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। और इसे मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि मतलब स्टील के वहाँ पे प्रॉब्लम के बेसिस पे अगर कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और वहाँ पे ये शिफ्ट हो सकता है। सो आई थिंक ये एक बहुत ही आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन ईथोस है मतलब वहाँ पे हम हर चीज़ को मतलब कंपैरिजन करते हैं कि बचपन से मतलब भाई भतीजे से कंपैरिजन होता है या चाहे स्कूल में भी टीचर जो गुड स्टूडेंट है उससे कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन मतलब हमारे खून में बोल सकते हैं। तो आई थिंक इसीलिए इंडिया में कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन के कारण ये मटेरियल को मतलब जो जो यूसेज होना चाहिए वो पद इसको नहीं मिला। और एक मैंने जो जितना स्टडी किया तो आई वाज वेरी शॉक्ड टू सी दिस स्टैटिस्टिक आल्सो कि अगर आप देखेंगे फाइबर ग्लास कंपोजिट्स अमेरिका में अगर पर कैपिटा कि मतलब एक आदमी उसकी जिंदगी में कितना या एक साल में कितना फाइबर ग्लास कंपोजिट कंज्यूम करता है तो अमेरिका में ये है 22 किलो 22 केजीज और जर्मनी में है ये 8.3 केजीज। और अगर हम भारत में अगर देखें तो जैसे कितना होगा, 1 या 2 केजी होगा? 1 या 2 केजी भी नहीं है, Oh my God. 0.02 केजी। तो मतलब इतना ज्यादा स्कोप है इस मटेरियल का कि मतलब 100 गुना ये मतलब मार्केट में आने वाला है क्योंकि इसके बहुत सारे मतलब एडवांटेजेस बेनिफिट्स है। हैं, बेनिफिट्स हैं जैसे आपने भी बताया। तो आई थिंक धीरे धीरे करके ये पॉपुलर होता जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में आगे जाते हुए आप
क्या बताएंगे कि ये मटेरियल अलग कैसे है? मतलब इसके आपने कुछ फीचर्स ऑफ कोर्स बताए, बट ऐसे एक प्रैक्टिकली मतलब मेन क्या डिफरेंसेस हैं इस मटेरियल के बारे में कि व्हाई शुड इवन समबडी थिंक ऑफ दिस हम्म। एज एन ऑल्टरनेटिव? देखिए, सो बेसिकली ये मटेरियल जो है, जो जंग नहीं पकड़ता, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। और लाइट वेट, ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इस मटेरियल का है, इसको हम बहुत सारे जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। पर क्या होता है कि हमारा ये जो ट्रेडिशनल माइंडसेट में स्टक हो गए कि नहीं, स्टील ही यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा शायद। तो लोगों को ना अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कोस्टल एरियाज पे जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, सॉल्ट इन एयर ज़्यादा होता है, वहाँ जंग पकड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है स्टील में। तो वहाँ ये मटेरियल यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम मेंटेनेंस कर्व हो जाएगा, ना कि बराबर हो जाएगा मेंटेनेंस। स्ट्रक्चर कड़ा कर दो, बस उतना भूल जाओ। वही अगर आप सेम स्ट्रक्चर स्टील में करोगे तो पेंटिंग करवाना पड़ेगा, रस्ट रिमूवल करवाना पड़ेगा, रस्ट कोरोजन इनहिबिटर्स बोलते हैं वो लगाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है, वो एक थिंग। दूसरा ये है कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी के बारे में देख रहे हो तो लाइफ साइकिल कार्बन फुटप्रिंट जो हम बोलते हैं, वो स्टील का 1 टन स्टील का लगभग 2 टन CO2 एमिशन होता है लाइफ साइकिल में, पूरा लाइफ साइकिल में। वही ये मटेरियल का लगभग 40 to 60% कम होता है CO2 एमिशन। तो ये बनी गया हमारा ग्रीन मटेरियल स्टील में। थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि ये मटेरियल ही बेहतर है स्टील से। स्टील भी उस हिसाब से विथ इट्स एडवांटेजेस वो बेहतर है, और इसका जो एडवांटेजेस है ये बेहतर है। तो जहाँ पर ये मटेरियल यूज होता है, अगर हम इसी मटेरियल को लगाए तो एडवांटेजेस ज़्यादा होगा। जहाँ पर स्टील का एडवांटेजेस ज़्यादा होता है, वहाँ वो मटेरियल यूज करे तो एडवांटेजेस ज़्यादा होगा। कोस्टल रीजन एक हो गया, हिल टॉप्स एक और हो गया जहाँ पर फॉग मिस्ट ज़्यादा होता है, बारिश भी काफ़ी होती है, बारिश भी ज़्यादा होता है, और बारिश जहाँ पर ज़्यादा होता है वो वाला रीजन्स भी एक हो गया। तो ये सारे जो होते हैं, मतलब इन सच प्लेसेस इफ यू आर यूजिंग स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ GFRP, तो एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है और पैसा बहुत ज़्यादा बचता है मेंटेनेंस में। समझ गए। तो इन एरियाज में काफ़ी ये इस्तेमाल हो सकता है। और स्ट्रेंथ का आप क्या क्या कैसे बताएंगे कि स्ट्रेंथ इसका कंपेयर्ड टू अदर मटेरियल्स कैसा है? देखिए, अगर मैं इसको अभी के लिए, मैं तो डायरेक्टली स्टील से के साथ ही कंपेयर करूंगा, पर मैं डायरेक्टली रिप्लेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अभी हम स्टील जो यूज कर रहे हैं ना, मैक्सिमम हम RCC में यूज कर रहे हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यहाँ पर रीइंफोर्स्ड जो होता है वो लोहा होता है। हम बिल्डिंग में लोहा लगा के कंक्रीट पोर करते हैं और उससे हमारा बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग सब कुछ बनता है। यह क्या होता है कि कंक्रीट जो है हमारा, वो कंप्रेशन में हमारा मदद करता है, और स्टील जो है वो टेंशन में हमारा मदद करता है। तो स्टील टेंशन संभाल रहा है, कंप्रेशन नहीं। तो उस हिसाब से सिर्फ टेंशन को लेके अगर हम इस मटेरियल से कंपेयर करें तो स्टील का मैक्सिमम 250 से 600 तक आता है। आपने सुना होगा Fe215, Fe550, सारे जो सेलिब्रिटीज लेके खड़े रहते हैं वो 550, 500 वो जो 500, 550 जो भी होता है वो मेगा पास्कल्स, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 550 मेगा पास्कल्स होता है। ये जो हमारा FGC का मटेरियल है, इसका स्ट्रेंथ लगभग 900 से 1500 तक होता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ में अगर हम इसको रीइंफोर्समेंट की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यही कंप्रेशन में देखें तो कंप्रेशन में इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम है स्टील से, लगभग अराउंड 30% थोड़ा कम है। पर हमको ये दिमाग में रखना है कि इस मटेरियल को हम टेंशन के लिए यूज कर रहे हैं, टू टेक द टेंसाइल लोड, टू रीइंफोर्स the cement in the tension zone.
कि सीमेंट का कोई उसमें मतलब कंप्रेशन का इसका कोई रोल ही नहीं है इस मटेरियल का, इसको सिर्फ टेंशन ही थोड़ा देना। बहुत है, थोड़ा थोड़ा बहुत है, बहुत थोड़ा है, बहुत है, बट इतना ओके, बड़ा नहीं, उतना क्योंकि नहीं, द बिग सीमेंट का काम है वो। हाँ, हम्म द बिगर चंक जो भी ले रहा है वो हम्म सीमेंट ले रहा है। हम्म लोड जो कंप्रेशन का ले रहा है वो सीमेंट ही ले रहा है, ना कि हम्म, स्टील। समझ गए। मैं हम्म ये स्ट्रिक्टली आरसीसी के बारे में बोल रहा हूँ। अगर हम्म आप पूरा स्टील स्ट्रक्चर में कर रहे हो हम्म तो वहां पर स्टील कंप्रेशन लोड भी लेगा, टेंसाइल लोड भी लेगा। हम्म। उसमें हम बाद में आएंगे। तो इस मटेरियल का अगर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है, तो क्या हम इसमें गैप बढ़ा सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबिलिटीज़ है? मतलब क्या एक एंड यूज़र के हिसाब से हाउ कैन दिस मटेरियल बी, मतलब उनको कैसे यूज़फुल हो सकता है मटेरियल? तो अभी देखेगा जो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ पर एक बड़ा मोटा स्टील रॉड यूज़ होता है, ये वाला पतला वाला यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पतले रॉड जितना झेलता है वो मोटा वाला रॉड उतना झेलेगा। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर 10 mm हम स्टील रॉड देते हैं, क्रूड वे में बोल रहा हूँ, कैलकुलेशंस में देखेंगे तो इधर उधर हो सकता है, बट एग्जांपल देने के लिए जहाँ पर हम 10 mm का स्टील रॉड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर 8 mm का FGC रॉड यूज़ कर सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ ट्वाइस द कम टेंसाइल स्ट्रेंथ हम स्मॉलर सेक्शंस यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एक और जो एडवांटेज है इस मटेरियल का वो होता है उसका लाइट वेट। तो एक स्ट्रक्चर में क्या होता है जब हम डिज़ाइन करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ लोड हम कैलकुलेट करते हैं। तो उधर होता है लाइव लोड, डेड लोड, वेरिएबल लोड, विंड लोड, सो ऑन एंड स्नो लोड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इतने सारे लोड्स को हम दिमाग में रख के फिर बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें से जो डेड लोड हुआ वो स्ट्रक्चर का लोड होता है। जब आप लोहे डाल रहे हो स्ट्रक्चर में तो जितना ये लोहा ही लोड डाल रहा है बिल्डिंग के ऊपर, अगर हम उसको कम करें तो पूरा द टोटल लोड बिकम्स लेसर। इससे क्या होगा, जो हम मोटा मोटा पिलर्स करते हैं ना वो पतला वाला कर सकते हैं। स्लेंडर कॉलम्स बोलते हैं हम उसको। बट स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब यू हैव टू डिजाइन इट इन सच अ वे दैट इट इज केपेबल टू टेक दैट लोड। क्योंकि ये इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा है, वी आर एबल टू अचीव सच स्ट्रक्चर्स। आपने देखा होगा शायद एक ब्यूटीफुल सीलिंग है पर एक बीम नीचे आ रहा है। उसका जो बीम नीचे आ रहा है उसको कवर करने के लिए हम फॉल सीलिंग यूज़ करते हैं। यही ये मटेरियल यूज़ करे तो स्लैब में ही कंसील कर सकते हैं बीम को। तो वो वाला बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। सिर्फ ये है कि एक अच्छा स्ट्रक्चरल इंजीनियर जिसको थोड़ा बहुत डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, एस्थेटिकल डिज़ाइन, उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं और स्पैन भी बढ़ा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, हम वही कॉलम साइज रख रहे हैं, वही डायमेंशंस रख रहे हैं, पर एक कॉलम से दूसरा कॉलम जहाँ जो लोहे में बनता है वो अगर हम 15 फुट रखें तो लगभग हम 18 फुट या 20 फुट तक भी खींच सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस है। वेरी इंटरेस्टिंग कि मतलब कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो सकता है और एक टोटल बिल्डिंग का वेट कम हो जाएगा और एस्थेटिक लुक्स में भी